जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके नॉलेज विलास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ये सीरीज जो है करंट अफेयर की, मध्य प्रदेश करंट अफेयर प्लस भारत की करंट अफेयर की, ये सीरीज आपकी डेली बेस पर रहेगी। डेली आपको ये मिलने वाली है। तो उसी तरह से हम फिर से आपके लिए ये आपका 27 तारीख का जो करंट अफेयर है हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत ही इस पर दोस्तों मेहनत की है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो जरूर आप इसको लाइक करें और शेयर करें। चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पर हमने आज लिया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखना और इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। प्रश्न क्या है? 42वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां किया गया है? 42वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी यानी कि रोज का जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है वो 42वें नंबर की अखिल भारतीय स्तर पर है ना। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में कहां पर किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, इसका आयोजन जो है अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश में इसका आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तों? इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। यहां पर हम आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश का पहला शासकीय गुलाब गार्डन है वो कहां पर स्थापित है? भोपाल में। एक्चुअल में दोस्तों वहां पर अगर हम वास्तविक कंडीशन देखें तो जो भोपाल है वहां पर लिंक रोड 1 है ना। भोपाल में जो लिंक रोड 1 है वहां पर रोड के आसपास वहां पर ग्रीनरी का विकास किया जा रहा है। तो इसी तरह से यहीं पर गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मतलब बहुत सारे बंच ऑफ, मतलब यहाँ पर रोजेस रहे, फ्लावर थे बहुत सारे, है ना। तो गुलाब का पूरा प्रदर्शनी यहाँ पर लगा। तो अखिल भारतीय स्तर की थी, 42वें नंबर की थी। ये भोपाल में ये गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला शासकीय गुलाब गार्डन, मध्य प्रदेश का प्रथम शासकीय गुलाब गार्डन ये कौन सा है? भोपाल में ही है, इसी को कहते हैं। याद रहेगा आपको। हाँ, इसी के बारे में हमने थोड़ा सा कुछ और भी लिखने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा तथा दूसरा गुलाब गार्डन। अभी देखिए मध्य प्रदेश में जो गुलाब गार्डन है वो कहां पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश का प्रथम शासकीय गुलाब गार्डन कहां पर है? भोपाल में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, क्योंकि दोस्तों ये भोपाल में जो है ये छोटा है, लेकिन ये बन तो गया है भले ही छोटा, है ना। तो प्रदेश का सबसे बड़ा तथा दूसरा गुलाब गार्डन, दूसरे नंबर का, सेकंड नंबर का गुलाब गार्डन आपका कहां बनाया जाएगा? मतलब अभी ये बना नहीं है, ये ग्वालियर में इसका निर्माण हो रहा है। ये दूसरा मध्य प्रदेश का गुलाब गार्डन होगा और मध्य प्रदेश का जब ये बन जाएगा तो सबसे बड़ा, मतलब भोपाल वाले से भी बड़ा हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का दूसरा और सबसे बड़ा गुलाब गार्डन कहां पर बनाया जा रहा है? ये ग्वालियर में इसका दोस्तों निर्माण किया जा रहा है। जबकि पहला मध्य प्रदेश का जो गुलाब गार्डन है वो आपका कहां पर बन गया भाई साहब? तो ये आपका बन गया है कहां पर? भोपाल में तैयार है। अगर आपसे दोस्तों हम पूछें ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन कहां पर है भारत में? बताइए। ट्यूलिप गार्डन जो है वो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन अगर देखें हम तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है दोस्तों ट्यूलिप गार्डन। याद रखना श्रीनगर। दोस्तों बताइए आप कमेंट बॉक्स में कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है श्रीनगर? श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों इसको इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? श्रीनगर में है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? श्रीनगर जो आपका है वो झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए इसमें हमने देखा भोपाल में, है ना, मध्य प्रदेश का पहला शासकीय गुलाब गार्डन है। यहीं पर इस प्रदर्शनी का 42वें नंबर की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, है ना। और यहाँ पर कहां पर किया गया? लिंक रोड जो 1 है वहां पर, है ना। प्रदेश का सबसे बड़ा और दूसरा गुलाब गार्डन कहां पर बनने जा रहा है? वो ग्वालियर में बन रहा है। और ट्यूलिप गार्डन कहां पर? एक्चुअल में आपने ट्यूलिप के फ्लावर देखे होंगे मूवी वगैरह में, बहुत सारे खेतों में लगे रहते हैं, एक जैसे फूल होते हैं, वो आपको कलरफुल मिल जाते हैं ना। तो ट्यूलिप गार्डन ये कहां पर है? श्रीनगर में है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, ये भी याद रखना है। और इंदिरा गांधी के नाम पर है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस जिले का चयन, कौन से जिले का चयन अमरूद के लिए किया गया है? आपके सामने बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर यहाँ पर आए, ये वाला जो एक जिला एक उत्पाद योजना है मध्य प्रदेश में, है ना, उसके तहत मध्य प्रदेश के कौन से जिले से अमरूद का चयन किया गया है? कि मतलब इन जिलों से अमरूद को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है।
देखिए यहाँ पर जिलों के नाम लिखे हैं भोपाल, एक तो भोपाल से अमरूद का चयन किया गया है, नर्मदापुरम से अमरूद का चयन किया गया है, एक संभागीय पूरक इस तरह से श्योपुर से भी अमरूद का चयन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, श्योपुर से भी अमरूद का चयन किया गया है। श्योपुर में दोस्तों कौन सा नेशनल पार्क है? कूनो नेशनल पार्क है। 2018 में कूनो पालनपुर नेशनल पार्क को 2018 में कूनो पालनपुर नेशनल पार्क को जो है क्या बना दिया गया था? 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यहीं पर अफ्रीका से, नामीबिया देश से यहाँ पर 8 चीतों को 17 सितंबर 2022 को इनको लाया गया था, और उसके बाद फिर कुछ समय बाद अन्य देशों से भी लाए गए चीतों को, है ना, और अफ्रीका के तो टोटल संख्या अभी वर्तमान में यहाँ पर 20 हो चुकी है, क्योंकि 12 और लाए गए थे, तो 12 8 कितने हो गए? यहाँ पर चीतों की संख्या 20 हो गई, है ना। तो श्योपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, इन तीनों जिलों का चयन एक जिला एक उत्पाद के तहत अमरूद के लिए यहाँ से चयन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। हमने आपको किसी दिन की क्लास में और भी बताया था कि एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश के और कौन कौन से जिलों से कौन कौन से उत्पाद को चयन किया गया है। कुछ जिलों के हमने फिर से यहाँ पर आपको रिवीजन के लिए नाम लिखे हैं। कृषि उपज और प्याज का चयन दोस्तों बताइए कहां से किया गया है? कृषि उपज और प्याज का चयन कौन से जिले से? विदिशा से दोस्तों कृषि उपज और प्याज का चयन किया गया है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। मुरैना से दोस्तों क्या एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है? आप बताइए मुरैना से क्या चयन किया गया? तो मुरैना से आप देख सकते हैं यहाँ पर शहद और सरसों का दोस्तों चयन मुरैना से किया गया है, तो ये भी याद रखना है ना। अच्छा, बालाघाट से आपने कोदो का नाम सुना? कोदो कुटकी एक खाद्यान्न ही होता है, मोटा अनाज एक तरह से, है ना। तो कोदो कुटकी का चयन बालाघाट से किया गया है। बालाघाट से किसका चयन? कोदो कुटकी का चयन, है ना। और शिवपुरी की दोस्तों जैकेट बहुत फेमस है। शिवपुरी की क्या है फेमस? जैकेट। तो यहां से शिवपुरी से कोटी या जैकेट का चयन एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किया गया है, तो ये आपको इसके साथ में ही याद रखना है। अमरूद के 3 जिले हैं यहाँ पर, याद रखना है, ये भी नहीं आपको भूलना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कल्चर से रिलेटेड है आपका, है ना, और ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। देखिए आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा जो है उसका नाम क्या है दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ वननेस। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ वननेस। किसकी प्रतिमा है दोस्तों? आदि गुरु शंकराचार्य, इसकी प्रतिमा है, इनकी एक प्रतिमा का निर्माण किया गया है, स्टैच्यू ऑफ वननेस उसका नाम है। वो प्रतिमा आपको बताना है कि कहां पर वो प्रतिमा स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश में आदि गुरु शंकराचार्य की जो स्टैच्यू ऑफ वननेस यह प्रतिमा है, यह प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों खंडवा में इसको स्थापित किया गया है, और खंडवा में बताएंगे तो कहां पर? खंडवा में इसकी स्थापना कहां पर? ओंकारेश्वर में की गई है। खंडवा में इसकी स्थापना कहां पर की गई है? ओंकारेश्वर में की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा मानधाता द्वीप कहां पर पड़ता है आपका? ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा जा चुका है ना। मानधाता नगरी, तो ओंकारेश्वर में ही मानधाता द्वीप है ना, ओंकारेश्वर में ही मानधाता द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। चूंकि यह ओम के आकार का है यह द्वीप, और इसी ओम के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? ओंकारेश्वर, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण कहां पर किया गया है? तो ये भी आपका ये कहां पर है? ओंकारेश्वर में है। ये एक ज्योतिर्लिंग है, भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ओंकारेश्वर में है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ओंकारेश्वर के बारे में हम आपको यदि बताएं तो आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? स्थापित किया गया है नहीं, यहां पर किया जा रहा है, और जहां पर स्थापित हो चुका है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट, यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, उसके बारे में भी हम आपको अभी डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहां से इस डिब्बे में हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे, ठीक है ना। पहले ये देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है? तो वो आपका बनाया जा रहा है ओंकारेश्वर में। एक्चुअल में ये सोलर पावर प्लांट होते क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये तैरता हुआ का मतलब ये है कि एक स्थिर जल होता है, और उस जल में एक बढ़िया सा ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके उसके ऊपर सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं, और वो पानी में ही तैरते रहते हैं। तो इसका लाभ एक तो ये होता है कि हमें बिजली मिलती है, जो कि सोलर एनर्जी कहलाती है, और उससे हमारा प्रदूषण भी नहीं होता है, और हम वैसी एनर्जी की बचत कर सकते हैं जो हम नॉर्मल लाइट यूज कर सकते हैं, उसका एक अच्छा विकल्प है ना। तो एक तो अपना ये लाभ सबको समझ में आ रहा है। दूसरा लाभ
इसका ये है कि अगर हम पानी के ऊपर बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े तालाब में या नदी के स्थिर जल में कहीं पर हम जो है इस तरह की पावर प्लांट, तैरती हुई पावर प्लांट बनाएंगे, सोलर पैनल, है ना, तो इससे लाभ ये होगा कि जो पानी, बहुत सारा पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है और इसके अलावा बहुत सारे पानी में जो इस तरह से देखा जाए तो कचरा जो है जमा होता है, उससे भी बचा जा सकता है। तो पानी की बचत हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो एशिया का और विश्व का सबसे बड़ा कहां पर बनाया जा रहा है? ओमकारेश्वर में। लेकिन दोस्तों समस्या ये कि अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है। जिस दिन ये दोस्तों बनकर तैयार हो जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहलाएगा। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये कहलाएगा। तो ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अभी वर्तमान में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां पर है, तो आप बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये आपका तमिलनाडु, तेलंगाना में है। तेलंगाना में है। तेलंगाना में एक प्लेस है रामागुंडम, रामागुंडम यहां पर है दोस्तों अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, है ना। तो ये कहां पर है? तेलंगाना के रामागुंडम में है। ये अभी 2022 में ही यहां पर ये चालू हुआ था। एनटीपीसी के द्वारा इसका निर्माण कर दिया गया था, इसको मतलब सहमति दे दी गई और इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 100 मेगावाट के आसपास है और इसकी तो 500-600 मेगावाट के आसपास होने वाली है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक, क्लियर। इसके अलावा दोस्तों केरल में भी है बहुत सारे फ्लोटिंग सोलर प्लांट। इससे पहले जो भारत का सबसे बड़ा था वो केरल वाला था, उसकी 90 से 95 मेगावाट के आसपास की क्षमता थी, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर चूंकि शंकराचार्य की बात आई है, मूर्ति शिल्प का तीर्थ किसे कहा जाता है दोस्तों? ये सबको पता है, खजुराहो को एक बार जिनको नहीं पता है तो वो जरूर इसको नोट कर लेंगे। मूर्ति शिल्प कला का तीर्थ किसे कहा जाता है? मूर्ति शिल्प का तीर्थ ये खजुराहो को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का तीर्थराज, एमपी का तीर्थराज अमरकंटक को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का तीर्थराज अमरकंटक को कहा जाता है, याद रखेंगे। और संगीत नगरी मैहर को कहा जाता है। संगीत नगरी दोस्तों किसको कहा जाता है? मैहर को कहा जाता है संगीत नगरी। चलिए दोस्तों इस प्रश्न में हम इतना ही देखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ये हमने इंटरनेशनल प्रश्न उठाया है। यहाँ पर देखिए ये तीनों प्रश्न आपके मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, जबकि ये जो करंट का विषय है ये आपका इंटरनेशनल न्यूज से। हम डेली की क्लास में कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक रखते हैं जो कि भारत या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यूज से संबंधित हो। देखिए क्वेश्चन क्या, हाल ही में दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर इस वर्ड को पहले तो अपन को समझना है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक, इंडो मतलब हिंद, पैसिफिक मतलब प्रशांत, तो यानी कि हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क, आर्थिक ढांचा या आर्थिक संरचना का आयोजन एक संगठन है दोस्तों। एक्चुअल में क्या है ये? आईपीईएफ या एक संगठन है। संगठन क्या है? ये संगठन है। आईपीईएफ एक प्रकार से संगठन है और इसका आयोजन जो है ये कहां पर हाल ही में किया गया है? इस संगठन की जो वार्षिक मीटिंग होती है वो मीटिंग कहां पर आयोजित हाल ही में की गई है? ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? इंडो पैसिफिक मतलब हिंद प्रशांत। तो आप ये समझ लीजिए कि जो अगर हिंद प्रशांत इसमें लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस संगठन में वही देश शामिल होंगे जो हिंद प्रशांत के आसपास में हैं। कौन से देश? हिंद प्रशांत के पास में है। इस संगठन के बारे में हम डिटेल से जानकारी आपको देने वाले हैं। तो पहले देखिए इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। कहां पर दोस्तों? सॉरी, इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? इंडोनेशिया के बाली में। और यहां पर याद रखना है इंडोनेशिया के बारे में पहले थोड़ा सा जानकारी लीजिए। इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है, इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है दोस्तों वो बनाकर के क्या कर दी गई है? वो पहले जकार्ता हुआ करती थी ना, अभी इसकी राजधानी कहां पर स्थानांतरित की गई? इसकी राजधानी नुसंतारा दोस्तों जो है ये बोर्नियो द्वीप में है। कहां पर है? बोर्नियो द्वीप। एक्चुअल में देखेंगे तो इंडोनेशिया छोटे छोटे द्वीपों के रूप में यहां पर बटा हुआ है पूरा का पूरा देश, जिसमें शामिल है आपके सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, है ना, बोर्नियो द्वीप। इस तरह से यहां पर ये द्वीप यहां पर शामिल है। तो जो बोर्नियो द्वीप में एक प्लेस है नुसंतारा, वहां पर नुसंतारा को इंडोनेशिया की नई राजधानी, कोई आपसे पूछे इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है तो आप तुरंत बता देंगे नुसंतारा है। पहले क्या थी? तो पहले क्या थी? जकार्ता। इसकी पूर्व राजधानी हो गई। बात समझ में आया? पूर्व राजधानी इसकी जकार्ता हो गई।
चलिए एक यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर करंट का एक क्वेश्चन है 2022 में ही, है ना। माउंट सोमेरू ज्वालामुखी यहाँ पर अभी इंडोनेशिया में फटा था। आपसे पूछा जाए हाल ही में इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी फटा था या कौन से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, तो आपको बताना माउंट सोमेरू। एक्चुअल में दोस्तों वहां पर एक ज्वालामुखी पर्वत है, और कैसा पर्वत है ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो वहां पर अभी हाल ही में 4 दिसंबर के दिन यहाँ पर 2022 में विस्फोट हुआ था। कहां पर, सोमेरू ज्वालामुखी पर्वत में। तो ये भी आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप समझिए दोस्तों IPEF जो एक संगठन है, IPEF के बारे में देखिए दोस्तों। IPEF यहां पर आप बताएंगे यूएसओ द्वारा, देखिए यूएसए अमेरिका के द्वारा IPEF का इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का गठन किसके द्वारा किया गया है, अमेरिका के द्वारा। एक्चुअल में देखिए दोस्तों पूरी बात को समझना है अपन को। इंडो पैसिफिक रीजन में आप देखेंगे तो इंडोनेशिया है ना, और सिंगापुर, मलेशिया, कुआलालंपुर जिसकी राजधानी है ना, और इसके अलावा आप वियतनाम पाएंगे, थाईलैंड, कंबोडिया, है ना, ये सारे कंट्री आपको मिल जाएंगे पूरे। मतलब आप सोच सकते हैं कि आसियान कंट्री जितने हैं 11, वो सभी के सभी इंडो पैसिफिक रीजन में मिल जाएंगे। इसके अलावा वहीं पर दोस्तों पास में ही दक्षिण चीन सागर है। दक्षिण चीन सागर को दोस्तों चाइना जो है वो अपना बता रहा है, चाइना दक्षिण चीन सागर पर अपना कब्जा बता रहा है। और अगर गलती से चाइना डोमिनेट हो गया दक्षिण चीन सागर में, तो सभी विश्व के देशों को समस्या आ जाएंगी। और कैसे समस्या आएंगी, वहां से व्यापार करने में वो बड़े प्रतिबंध लगाएगा। जहाजें नहीं लोगों की निकलने देगा, जो भी व्यापारिक जहाजें निकलती हैं उनको निकलने में परेशानी हो जाएगी, और आसपास की जो कंट्री हैं उनके लिए भी समस्याएं हो जाएंगी। तो इसीलिए दुनिया के सभी देश, पावरफुल कंट्री अगर हम अमेरिका को माने, तो अमेरिका खुद इस मामले में चाइना के खिलाफ है ना। तो अमेरिका चाहता है कि उस एरिया में हम एक प्रॉपर, एक अच्छी व्यवस्था, अच्छे व्यवहार, अच्छे संबंध स्थापित करके रखें, ताकि हम चाइना को काउंटर कर पाए। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाइना ने जो है तो IPEF संगठन का निर्माण किया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। इसका उद्देश्य देख लीजिए, उद्देश्य समझ में आएगा। उद्देश्य क्या है, इंडो पैसिफिक, IP मतलब इंडो पैसिफिक है ना, इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि करना, आपसी सहयोग करना, सभी देशों के बीच में सहयोग स्थापित करना, और चीन को काउंटर करना, इसका क्या है, इस संगठन का उद्देश्य है। और इसी की बैठक अभी कहां पर आयोजित हुई, इंडोनेशिया की बाली में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। अच्छा, यहां पर जितने भी इंडो पैसिफिक रीजन में ये देश शामिल हैं संगठन में, वो कौन कौन से कंट्री हैं, तो पहली बात तो समझिए क्वाड कंट्री जानते हैं। क्वाड कंट्री एक संगठन है, 4 देश इसमें आते हैं। भारत आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये आते हैं क्वाड कंट्री, है ना। क्वाड कंट्री में कौन कौन आते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक। और इसके अलावा आसियान कंट्री दोस्तों कितने हैं, 10 हैं। और एक नया कंट्री शामिल है आसियान में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ ही समय पहले ये शामिल हुआ था 11वां कंट्री आसियान का। देखिए आसियान में कुल मिलाकर के पहले 10 देश हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पर एक देश और शामिल कर लिया गया आसियान में। तो इसमें 11 देश हो गए। वो 11वां देश कौन सा है, उसका नाम है दोस्तों तिमोर लेस्टे। क्या नाम है, तिमोर लेस्टे, ठीक है ना। ये अपन यहाँ पर नाम याद रखें कि तिमोर लेस्टे जो है यहाँ पर ये कितने, कौन सा 11वां देश बन गया है, ठीक। आसियान का पूरा नाम क्या है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यहाँ पर इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में। और इसका मुख्यालय आसियान का कहां पर है, जकार्ता में, इंडोनेशिया में। जकार्ता में इसका मुख्यालय है, ये भी आप याद रखिए। जकार्ता ही पहली राजधानी हुआ करती थी दोस्तों इंडोनेशिया की। उसकी राजधानी चेंज कर दी थी, क्योंकि वहां पर ऐसा अनुमान है कि 2050 तक जो है तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, तो जकार्ता डूब जाएगा। अगर डूब गया तो इंडोनेशिया की समस्या हो जाएगी ना। तो उसने पहले से ही समय रहते उसने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया। तो ये इसका है ना। यहाँ पर और कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं, तो आसियान कंट्री शामिल है। आसियान के बारे में शॉर्ट जानकारी आपकी। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया शामिल है दोस्तों, और इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है ना। न्यूजीलैंड भी यहाँ पर शामिल है। तस्मान सागर यहाँ पर न्यूजीलैंड के पास में पड़ता है, ये भी याद रखना है। तो न्यूजीलैंड भी यहाँ पर शामिल है, क्लियर। तस्मान सागर, ठीक, तस्मानिया सागर ही बोल देते हैं अपन लोग, ठीक। तो इतनी जानकारी आपको इसके बारे में याद रखनी है दोस्तों। एक प्रश्न आप लोगों के लिए हम यहाँ पर छोड़ करके जाएंगे। आपको बताना है मालाबार युद्ध अभ्यास 1991 से शुरू हुआ।
है ना। मालाबार युद्धाभ्यास जो है वो कौन कौन से देशों के बीच में होता है, ये आप एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हम पढ़ा भी चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में आपको बढ़िया से बताना है, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इसका आंसर जरूर बताएंगे। और अब हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसका और डिजाइन चेंज किया जाए और इसमें और भी ज्यादा कंटेंट को शामिल किया जाए। तो दोस्तों ये धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। जल्दी ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।